नमस्कार। समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आज आप लोगों के समक्ष साहित्य की ऐसी विधा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसे एकांकी कहते हैं। एकांकी का पठन और श्रवण हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, ये वही है जिन लोगों ने मेरी पुरानी एकांकियां देखी होंगी, उन्हीं में से एक। वो कौन सी है, चलिए देखते हैं। ये एकांकी जिसका शीर्षक है चार एकांकी, यानी कि इस पुस्तक में चार एकांकियां समाहित हैं और ये रचित है श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। और इसमें से मैंने आप लोगों के समक्ष दो एकांकियां पहले भी प्रस्तुत की है। एक तो संघमित्रा और दूसरी उसी की कड़ी समझ लीजिए, सिंहल विजय। और फिर ये पुस्तक क्योंकि मैंने लाइब्रेरी से मंगवाई हुई थी, इशू करवाया था लाइब्रेरी से, तो फिर मुझे समय पे लौटाना पड़ा था और उसके बाद फिर मौका नहीं लगा। और अभी बाद में मैं फिर से लेकर आई हूँ और इसमें अभी दो एकांकियां बच रही हैं, एक तो अमर ज्योति और दूसरा राम राज्य। और जिस तरह से कि मैं देख रही हूँ कि साहित्य को सुनने वाले और साहित्य को देखने वाले लोग शायद कम हो गए हैं, तो जिस तरीके से सिंहल विजय के लिए मेरे पास एक अनुग्रह आया था और मैंने उसे पढ़ा था आप लोगों के समक्ष, ठीक उसी तरह से राम राज्य का आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी होती है जब लोग इस तरीके के साहित्य की डिमांड करते हैं कि हाँ, ये भी पढ़िए, ये भी हमें सुनाइए और इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। तो एकांकी जो होता है उसमें पर्दा एक ही बार उठता है और फिर लास्ट में एक ही बार गिरता है। हाँ, दृश्य बदलते रहते हैं, तो इसमें देखते हैं कितने दृश्य हैं और उसी तरीके से हमारी ये यात्रा भी चलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस यात्रा में आप सहभागी बनेंगे, क्योंकि मैंने जिम्मा लिया है साहित्य के प्रचार और प्रसार का, और अपने स्तर पे मैं जितना कर सकती हूँ उतना कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करूंगी कि आप मेरे इस यात्रा में सहभागी बने। तो चलिए देखते हैं कितने दृश्य हैं हमारे राम राज्य में। तो राम राज्य में कुल 6 दृश्य हैं और मैं कोशिश करूंगी कि इसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूं। हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। जैसा कि आपको पता है कि राम राज्य शब्द जो है ये गांधी जी के संदर्भ में यूज हुआ था, लेकिन ये जो एकांकी है इसमें राम राज्य गांधी जी के सपनों का भारत नहीं है, बल्कि उस समय की जो राजनीति थी, जिस समय ये लिखा गया था, उस समय की जो राजनीति थी, उस समय जिस तरीके से कार्य करने की शैली थी, उसके ऊपर एक बहुत ही करारा व्यंग्य है। और श्री रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने अपने व्यंग्य के हथौड़े से उस समय की राजनीति में कामकाज करने की जो शैली थी उसके ऊपर चोट मारते चले गए हैं, और जिसकी स्पष्ट आवाज हमें इसमें सुनाई देगी। तो चलिए शुरू करते हैं रामराज्य एकांकी। प्रवक्ता कहता है कि आज से ठीक 100 वर्ष बाद, याद रखिए, आज से ठीक 100 वर्ष बाद अर्थात 2051 ईस्वी में, 2051 ईस्वी में, यानी ये 100 वर्ष बाद की बात उस समय कर रहे हैं, यानी कि 1951 ईस्वी की बात कर रहे हैं। और उस समय किस तरीके से कामकाज होता था, इस कार्यशैली पे खास करके ध्यान देना है। तो किस तरीके से बात हो रही है ये हम देखते हैं कि आज से ठीक 100 वर्ष बाद, याद रखिए, आज से ठीक 100 वर्ष बाद अर्थात 2051 ईस्वी में जरा अपनी कल्पना को तीव्र होने दीजिए। आज की पार्थिवता को पीछे धकेल कर उसे उड़ान भरने दीजिए और चलिए 2051 ईस्वी में। और आज हमारे यहाँ कौन सा साल चल रहा है, यदि हम इसे देखने की कोशिश करें, ये राम राज्य जो है ये एक रेडियो रूपक है, यानी कि 2051 की बात कर रहे हैं और अभी भी जो साल चल रहा है वो 2024 चल रहा है, यानी इसकी कल्पना जो की जा रही है वो आज से भी आगे की बात है। तो दृश्य 1 में क्या कुछ होता है, चलिए देखते हैं। हवाई जहाज के उड़ने और उतरने के शब्द। स्वागताधिकारी: नमस्कार श्रीमती जी, नमस्कार महोदय। स्त्री कहती है नमस्कार और पुरुष कहता है नमस्कार, यानी एक स्त्री और पुरुष कहीं से आ रहे होते हैं हवाई जहाज से
और जब वो उतरते हैं तो जो स्वागताधिकारी है वो वेलकम कर रहे हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके बीच क्या बातचीत होती है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। स्वागताधिकारी कहते हैं कि आप कहाँ से पधार रहे हैं, आप कहाँ से पधार रहे हैं, आपकी शुभ यात्रा का उद्देश्य क्या है। तो पुरुष कहते हैं कि हम दक्षिणी ध्रुव प्रदेश से आ रहे हैं, वहां पर हम लोग एक उपनिवेश बनाने जा रहे हैं। उस ध्रुव प्रदेश में हम जो एक नवीन समाज बनाने जा रहे हैं उसकी आधारशिला क्या हो, इसके लिए भिन्न भिन्न देशों की सामाजिक पद्धति के अध्ययन के लिए हमने भिन्न भिन्न देशों में शिष्टमंडल भेजे हैं। आपके देश में आने का सौभाग्य हम दोनों को मिला है। यानी साउथ पोल पे ये एक उपनिवेश यानी कि कॉलोनी बनाना चाहते हैं और वहाँ का समाज कैसा होना चाहिए इसके लिए एक शिष्टमंडल अलग अलग देशों में जा रहा है। उनमें से एक शिष्टमंडल भारत भी पहुंचा है और किस साल पहुंचा है ये हमें नहीं भूलना है। ये काल्पनिक रूप से 2051 में पहुंचा है। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि बड़ा ही शुभ उद्देश्य से हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। आपको ज्ञात ही होगा हमने तो अपने यहाँ बापू के आदर्श के अनुसार राम राज्य की स्थापना कर ली है और हमारी आशा है एक दिन सारा संसार बापू के उस आदर्श को अपनाएगा। स्त्री कहती है कि हाँ, पूज्य गांधी जी के महान देश को अपनी आंखों से देखने के लिए ही तो हम यहाँ भेजे गए हैं। स्वागताधिकारी कह रहे हैं कि हम आप लोगों को सारी सुविधाएं देंगे। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही अतिथि को देवता माना गया है, अतिथि देवो भव। उसके बाद पुकारता है परिचालक, परिचालक वो बुलाता है काम करने वाले किसी व्यक्ति को। तो परिचालक आके कहता है महोदय। स्वागताधिकारी कहते हैं कि आप इन्हें जवाहर अतिथिशाला में ले जाएं। आगत व्यक्तियों से हमने अपने विदेशी अतिथियों के लिए जो विश्रामागार बनाया है उसके नाम के साथ अपने प्रथम प्रधानमंत्री का नाम जोड़ रखा है, क्योंकि उन्होंने ही हमें सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय बंधुत्व का पाठ सिखाया है। तो स्त्री कहती है कि हम उनके स्मारकों और स्मृति चिन्हों को भी देखना चाहेंगे। स्वागताधिकारी कहते हैं कि आपको सारी चीजें देखने की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। और फिर स्वागताधिकारी पुरुष से कहते हैं कि लेकिन आप अतिथिशाला में जाएं, उससे पहले एक निवेदन है। तो स्वागताधिकारी जो हैं उन्हें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ विदेश से जो भी अतिथि आते हैं उनको आराम करने के लिए जो जगह दी गई है उस विश्रामशाला का नाम हमने अपने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे रखा है और वहीं पे आप जाके विश्राम कीजिएगा। लेकिन इससे पहले कि आप जाएं मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। तो पुरुष पूछता है कि ऐसी क्या बात है। कहता है कि आज्ञा दीजिए। पुरुष कहता है कि आज्ञा दीजिए। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि हमारे यहाँ आज्ञा नहीं दी जाती, निवेदन किया जाता है मुस्कान के साथ। निवेदन यह है कि यदि आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र हो तो उसे यहीं रख दीजिए। पुरुष शंकित नजरों से देख के कहता है ओहो, तो आप मुझे निशस्त्र करना चाहते हैं? यह तो किसी परदेशी पर अत्याचार है। तो स्वागताधिकारी हंसते हुए कहते हैं कि हर विदेशी ऐसा ही कहता है महोदय। हम आपसे शस्त्र यहीं रख देने को इसलिए कहते हैं कि हमारे यहाँ शस्त्र रखना बर्बरता और पशुता का चिन्ह समझा जाता है। आदमी ने शस्त्र का प्रयोग बनेले भैंसों, बाघ, सिंहों और विषधर नागों से सीखा। पूज्य बापू ने हमें अहिंसा का पाठ सिखाया था। हमारे गले के नीचे भी पहले यह बात नहीं उतरती थी। पुरुष कहता है किंतु यदि हम पर प्रहार किया जाए तो हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे? पुरुष कहता है कि आप हमें यहाँ पे निहत्था कर देंगे। आप हमें विश्रामालय में जाने से पहले ही अस्त्र शस्त्र रखने के लिए कह रहे हैं और यदि हम यहाँ पे अस्त्र शस्त्र रख देंगे तब तो हम शस्त्र विहीन हो जाएंगे, निहत्थे हो जाएंगे। तो आगे चल के यदि हम पे कोई वार करेगा, किसी तरीके का हमला होगा, कोई आक्रमण होगा हमारे ऊपर, तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तो स्वागताधिकारी जो ये कहते हैं कि हमने तो गांधी जी से अहिंसा का पाठ सीखा है हमारे यहाँ, और ये बात जो अहिंसा की हम कर रहे हैं पहले हमारे भी गले नहीं उतरती थी कि ये कैसे संभव है अहिंसा के साथ रहना, लेकिन अब हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप अस्त्र शस्त्र यहीं पे रख के जाइए। तो
पुरुष वही कह रहे हैं कि किंतु यदि हम पर प्रहार किया जाए तो हम आत्मरक्षा कैसे करेंगे। स्वागताधिकारी कहते हैं कि प्रहार, हमारे देश में, बापू के इस राम राज्य में कोई किसी पर प्रहार नहीं करता। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि प्रहार हमारे देश में, बापू के इस राम राज्य में, बापू के इस राम राज्य में कोई प्रहार नहीं करता। हम अब पूर्ण सभ्य हो चले हैं। आदमी जितना बर्बर और असभ्य रहता है उतना क्रूर और हिंसक होता है। ज्यों ज्यों सभ्यता आती जाती है त्यों त्यों वह दयालु और अहिंसक होता जाता है। सभ्यता की पहचान ही है अहिंसा। स्त्री कह रही है कि आपकी बातें सत्य के बहुत निकट मालूम होती है। स्वागताधिकारी कहते हैं कि बापू कहा करते थे कि अहिंसा का संदेश सबसे पहले स्त्रियां और बच्चे समझते हैं। बापू के कथनानुसार पहला सत्याग्रही एक बच्चा था। पुरुष कह रहा है, तो क्या आपके देश में सेना भी नहीं रखी जाती? यहाँ इस हवाई अड्डे के अगल बगल कहीं किसी सैनिक या प्रहरी को नहीं देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। जो आगंतुक है, पुरुष आगंतुक जो है, वो ये कह रहा है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब मैं उतरा यहाँ पे हवाई जहाज से तो आसपास कोई प्रहरी, कोई चौकीदार, कोई गार्ड नहीं था। तो ऐसा कैसे है, क्या आप लोग सेना भी नहीं रखते? उसे बड़ा अचंभा हो रहा है। हालांकि बापू के राम राज्य में सेना नहीं रखी जाती थी, लेकिन कल्पना की बात मैं कर रही हूँ, और वाकई में भी ऐसा है। कोस्टा रिका की बात हम लोग करेंगे आगे, जहाँ पे सेना नहीं रखी जाती बल्कि जितने भी रिसोर्सेज उसका इस्तेमाल ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है। रीजन और भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ मैं अभी संदर्भ से भटकूंगी नहीं और हम यहीं पे रहेंगे, इसी हवाई अड्डे पे, जहाँ पे कोई प्रहरी नहीं मिला है आगंतुक को। और वो बड़ा आश्चर्यचकित है कि ये कैसे देश में मैं आ गया हूँ, ये कैसा भारत है जहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रहरी नहीं है। और अभी आश्चर्य आगे और भी है, चलिए देखते हैं। तो स्वागताधिकारी कहते हैं कि नहीं, हमारे देश में सेना नाम की कोई चीज नहीं। जब हम स्वतंत्र हुए थे कुछ दिनों तक हमने सेना रखी, हम लड़ाइयों में भी शामिल हुए, किंतु धीरे धीरे उसकी व्यर्थता सिद्ध हो गई। पुरुष कहता है, और यदि कोई आपके देश पर चढ़ाई करे तब? स्वागताधिकारी कहते हैं, कैसी बातें करते हैं आप? क्या इस वैज्ञानिक युग में देशों पर चढ़ाई करने की जरूरत रह गई है, जबकि एक छोटी सी पुड़िया सारे संसार को भस्म कर सकती है? इन परमाणु अस्त्रों के बाद फिर सेना की क्या सार्थकता रह गई? वह तो जहाँ की तहाँ खड़ी रह जाएगी या ढेर हो जाएगी। लेखक का कटाक्ष है कि सेना रखने की जरूरत ही कहाँ रह गई है जब हम इतने सभ्य हो चले हैं। ये तो भारत की बात हो रही है 2051 की, जहाँ पे कि सेना नहीं रखी गई है और सेना की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि सेना रखने की जरूरत ही क्या है, जबकि इस परमाणु युग में जहाँ पे एक छोटी सी पुड़िया से सारा संसार भस्म हो सकता है, तो सेना तो जहाँ की तहाँ खड़ी रह जाएगी, तो उसको रखने की क्या सार्थकता है? पुरुष कहता है कि आपके देश को भस्म करके आपको गुलाम तो बनाया जा सकता है। स्वागताधिकारी हंसते हुए कहते हैं, गुलाम बनाया जा सकता है, एक बार हमें गुलाम बनाया गया था। उनका शस्त्र बल भी असीम समझा जाता था, किंतु बापू की अहिंसा के सामने उनकी कोई शक्ति काम नहीं आई। और उस समय तक अहिंसा पर हमें ऐसी आस्था भी नहीं थी। बस देश में सिर्फ एक मुट्ठी लोग अहिंसक थे। उन्हीं को लेकर बापू ने उस समय के संसार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र को भगा दिया। आज तो हमारा बच्चा बच्चा अहिंसा का मर्म समझ चुका है। तो कहीं ना कहीं लेखक ये बता रहे हैं कि जिस समय बापू थे और जिस समय सत्याग्रह वगैरह होता था, सत्याग्रह के बारे में मैं बता दूं कि सत्य और अहिंसा ये दो धुरी पे उनकी राजनीति चलती थी गांधी जी की, और ये बहुत बड़ा अस्त्र था। दरअसल ये अस्त्र ऐसा नहीं था जो आपको रखने की जरूरत पड़े, कोई ऐसा अस्त्र जो आपके हाथ में हो, सदैव आपके पास रहे, और जब कोई आप पर हमला करे तो आप उस अस्त्र का प्रयोग कीजिए। बल्कि सत्य और अहिंसा का जो जोड़ा था, ये आंतरिक शक्ति थी, आंतरिक बल था। यदि कोई अत्याचारी अत्याचार करता था तो उसको विमुख कर देता था, और ये उसकी एक तरह की पराजय होती थी, क्योंकि अहिंसा के सामने उसका कुछ चलता नहीं था।
तो ये 2051 का जो भारत है ये गांधी जी के राम राज्य की कल्पना है, जिसमें कि अहिंसा को बच्चा बच्चा जानता है। और जिस समय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, उस समय के बारे में स्वागताधिकारी ये कह रहे हैं कि उस समय तो सिर्फ कुछ लोग ही थे जो अहिंसक थे और इस रास्ते पे चलते थे, और उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, और तभी भी इतने शक्तिशाली राष्ट्र को, इतने शक्तिशाली देश को हरा दिया था। लेकिन आज के समय में यानी 2051 में तो हमारे यहाँ बच्चा बच्चा जो है वो अहिंसक है, सारे के सारे बच्चे जो है वो अहिंसा का पाठ पढ़ते हैं। तो हमें सेना रखने की जरूरत ही क्या है? कहने का मतलब जब हमारे पास आंतरिक बल, आंतरिक शक्ति है जिससे हम किसी को भी पराजित कर सकते हैं, तो सेना रखने की जरूरत ही क्या है? और दूसरी बात कि परमाणु युग में सेना का क्या औचित्य है? तो पुरुष कहता है तो लीजिए यह पिस्तौल निकाल कर देता है, यानी कि वो जमा कर रहा है, उसे अंदर जाना है विश्रामालय में, उसके पहले वो वहां पे अपना पिस्तौल जमा कर देता है। तो स्वागताधिकारी देख के ऐसे घबरा जाता है, आह उफ स्त्री, अरे आप इस तरह विचलित क्यों हो गए महोदय महोदय। तो स्वागताधिकारी कहते हैं क्योंकि वो पिस्तौल काले रंग की थी, तो कह रहे हैं कि यदि यह कलमुही संसार में नहीं आई होती तो बापू को उस दिन उस प्रकार मरना नहीं पड़ा होता। श्रीमती जी, पिस्तौल देखते ही हमारे हृदय में घृणा की जो भावना उमड़ पड़ती है, क्या आप लोग उसकी कल्पना भी कर सकेंगे? उफ। स्त्री, गांधी जी की हत्या? स्त्री कहती है कि गांधी जी की हत्या, उसकी कल्पना तो हमें भी कंपा देती है, क्योंकि ये उस समय की बात हो रही है जब गांधी जी को गोली मारा गया था और वो प्रार्थना सभा के लिए निकल रहे थे और भीड़ में से एक गोली आके उन्हें लग गई थी और उनके मुख पर जो अंतिम शब्द थे वो भी राम था, हे राम। तो उन्होंने राम राज्य की कल्पना भी की थी। तो वही एक स्त्री कह रही है कि हाँ, उनकी जो हत्या हुई थी, जैसे स्वागताधिकारी ने कहा कि पिस्तौल यदि नहीं होता तो गांधी जी की हत्या उस समय नहीं उस तरीके से होती। तो स्त्री भी कहती है कि हाँ, उनकी हत्या तो मतलब हमारी भी रूह कपा देती है। स्वागताधिकारी कहते हैं कि और उसके बाद भी आप लोग अस्त्र शस्त्र की बातें करते हैं। खैर, अभी अतिथिशाला जाइए, फिर कभी बातें होंगी। नमस्कार। परिचालक रथ लाइए। स्त्री, नमस्कार नमस्कार। पुरुष, नमस्कार नमस्कार। तो मोटर के निकलने की आवाज, वो लोग नमस्कार करके निकल जाते हैं और प्रतीक्षालय में पहुंचते हैं जहाँ पे मोटर रुकती है और वहां पे वो अंदर जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्रथम दृश्य समाप्त होता है और दूसरे दृश्य में हम लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, यानी कि विश्रामालय में, जहाँ पे मोटर के रुकने की आवाज आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे यात्रा में सहभागी बनने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और यदि हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि साहित्य का विकास सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ लूँ और इस वीडियो को अपलोड कर लूँ। शायद कुछ लोग देख लें, शायद तब तक भी इसका विकास नहीं होगा जब तक ये आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो जितना संभव हो सके प्रेषित कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आज आप लोगों के समक्ष साहित्य की ऐसी विधा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसे एकांकी कहते हैं। तो मोटर के ठहरने की आवाज। प्रबंधक कहते हैं कि स्वागत श्रीमती जी, स्वागत महोदय। स्त्री, नमस्कार। पुरुष, नमस्कार। यानी कि आपस में ये लोग मिलते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। प्रबंधक कह रहे हैं कि अभी हवाई अड्डे से हमें सूचित किया गया है कि आप दोनों पधार रहे हैं। आइए, आपकी सुख सुविधा का सारा प्रबंध हमने कर रखा है। अतिथिशाला का यह मानचित्र है। कागज खोजने का स्वर, वो कागज ढूंढते हैं, मैप ढूंढ रहे हैं। इसमें से आवास कक्ष इस समय खाली है। तो स्त्री कहती है कि और भोज्य पदार्थों की सूची भी होगी। प्रबंधक कहते हैं हाँ, यह लीजिए। कागज का स्वर आता है, जो कागज में उन्हें पकड़ाते हैं, यानी कि वो दो चीज बताते हैं। एक तो मैप बताते हैं, मैप में अतिथिशाला का रास्ता, और दूसरा जो खाने पीने की सूची है वो भी कागज उन्हें देते हैं, लिस्ट। पुरुष का यह प्रश्न है कि कक्ष और भोजन के लिए हमें क्या देने पड़ेंगे, क्या आप हमें बता सकेंगे? पुरुष पूछते हैं, मतलब जब वहां पे ये सारी लिस्ट जब दे दी गई तब पुरुष पूछते हैं कि कक्ष के लिए और भोजन के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, क्या इसके बारे में आप हमें अवगत करेंगे?
तो प्रबंधक को हंसी आ जाती है। वो हंसता है और कहता है, क्या देने पड़ेंगे, क्या देने पड़ेंगे? विदेशियों के मुंह से यह सुनते सुनते हम तो हैरान हैं। महोदय, क्या आपको वायु के लिए कोई मूल्य देना पड़ता है? जल के लिए कोई मूल्य चुकाना पड़ता है? फिर भोजन के लिए मूल्य क्या? यह तो मनुष्य की प्रारंभिक आवश्यकता है। और क्या अपनी छाया के लिए भी कोई वृक्ष मूल्य खोजता है जो यह कक्ष आपसे कुछ मांगे? तो स्त्री कहती है, तो यहाँ भोजन और आवास। हाँ, बापू के राम राज्य में भोजन और आवास पाने का अधिकार सब नागरिक को प्राप्त है। फिर आप तो अतिथि हैं। तो जो अतिथि आए हुए हैं बाहर से, इन्हें एक के बाद एक कुछ ऐसी चीजें, अद्भुत चीजें दिख रही हैं जो अविश्वसनीय है, वो भी 2051 में, और अभी चल रहा है 2024। जहाँ पे लोगों ने हथियार नहीं रखे हैं, जहाँ पे लोगों ने सेना नहीं रखा है, जहाँ पे किसी भी चीज का मूल्य नहीं चुकाना पड़ रहा, रहने खाने का भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ रहा। यदि बाहर से कोई आया है तो उसके लिए स्पेशल एक विश्रामालय है जहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हैं, रह सकते हैं, रुक सकते हैं और खा सकते हैं, और इसके लिए उन्हें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये बापू के राम राज्य का स्वप्न है। तो पुरुष कहता है कि धन्य है आपका देश, धन्य है बापू का राम राज्य। हम इसी राम राज्य को देखने तो आए हैं, इसके लिए क्या प्रबंध रहेगा? तो प्रबंधक कहते हैं कि आपकी सेवा में पथ प्रदर्शक पहुंच जाएंगे। आप जहां चाहे निसंकोच जा सकते हैं। आप क्या क्या देखेंगे? पुरुष कहता है, कुछ तो उतरते ही देख चुका, मैं विशेषतः उद्योग धंधे और खेती बाड़ी। स्त्री कहती है, और मैं बच्चों की शिक्षा और पारिवारिक जीवन। प्रबंधक, अच्छा चुनाव। पुरुषों के हिस्से में उद्योग धंधे, खेती बाड़ी, स्त्रियों के जिम्मे पारिवारिक जीवन, भावी नागरिकों की शिक्षा दीक्षा। बापू के राम राज्य में भी यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था उचित भी है। क्यों? स्त्री और पुरुष हंस पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा दूसरा दृश्य समाप्त होता है। और हमें ये नहीं भूलना है कि ये पुरुष और स्त्री जो आए हैं, ये विदेश से आए हैं। ये एक शिष्टमंडल है जो ये देखने के लिए आया है, समाज की विवेचना करने के लिए आया है कि किस तरीके का समाज हम अपने दक्षिणी ध्रुव के उपनिवेश में स्थापित करेंगे। और उसी की जानकारी लेने के लिए अलग अलग देश में शिष्टमंडल गए हैं, और भारत में भी ये शिष्टमंडल आया है यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए, ताकि इसी के अनुरूप एक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था दक्षिणी ध्रुव के उस उपनिवेश में स्थापित की जाए। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले दृश्य में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे यात्रा में सहभागी बनने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और यदि हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि साहित्य का विकास सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ लूं और इस वीडियो को अपलोड कर लूं। शायद कुछ लोग देख लें, शायद तब तक भी इसका विकास नहीं होगा जब तक ये आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो जितना संभव हो सके प्रेषित कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलकमल आज प्रस्तुत हुई हूँ आप लोगों के समक्ष तीसरा दृश्य लेकर राम राज्य का। जैसा कि मैंने बताया था कि राम राज्य एक रेडियो रूपक है, यानी कि रेडियो पे से सुनाया जाता था, और इसकी तकनीक कुछ इस तरह की है कि इस तरीके से सुनाया जाए ताकि दर्शकों को बोझिल नहीं लगे, क्योंकि दृश्य माध्यम से नहीं होता, यानी कि स्टेज पे नहीं हो रहा है, ये सुनाया जा रहा है। हालांकि इस एकांकी में जो अमर ज्योति एकांकी है वह भी एक रेडियो रूपक ही है। तो हम लोगों ने पहले और दूसरे दृश्य का पठन और श्रवण कर लिया है, और आज हम तीसरा दृश्य पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको दे दूं। एक पुरुष और एक स्त्री जो कि एक शिष्टमंडल का हिस्सा है, और ये शिष्टमंडल जो है वो अलग अलग देशों में जाके ये पता कर रहा है कि वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था कैसी है। अब आप कहेंगे कि ये व्यवस्था पता करने के लिए शिष्टमंडल क्यों भेजा गया है? तो इसके पीछे कारण ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर एक नया उपनिवेश बनाने की तैयारी है, और वहाँ पे क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसी के लिए अलग अलग देशों में शिष्टमंडल को भेजा गया है। तो भारत में जो शिष्टमंडल आया है 2051 में, अभी चल रहा है 2024, 2051 में भारत में जो शिष्टमंडल आया है उसको यहाँ पे किस तरीके का स्वागत मिलता है, यह देख के वह थोड़ा अचंभित है। एक पुरुष और एक स्त्री है, और जब वो वायुयान से उतरते हैं
और वहाँ वो कोई भी आसपास कोई सेना नहीं देखते, कोई सैनिक नहीं देखते, कोई गार्ड नहीं देखते। और उसके बाद जब वो अंदर आते हैं तो स्वागताधिकारी जो है वो उन्हें विश्रामालय ले जाने की बात कहता है कि ठीक है, आप विश्रामालय में रुकिए, वहाँ पे हमने जो विश्रामालय का नाम रखा है वो अपने प्रथम प्रधानमंत्री जी के नाम पे रखा हुआ है। और लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको यहाँ पे जो भी अस्त्र शस्त्र आपके पास है वो यहाँ पे जमा कराना होगा। तो इस पे भी थोड़ी बातें होती है कि वो कहते हैं कि भाई यदि हम शस्त्र यहाँ जमा कर देंगे तो निहत्थे हो जाएंगे, फिर हम पे किसी तरीके का प्रहार होगा तो कैसे हम उसका सामना करेंगे। तो स्वागताधिकारी बताता है कि ये गांधी जी का रामराज्य है, यहाँ किसी पे प्रहार नहीं करता। और एक समय था जब स्वतंत्रता संग्राम के समय कुछ लोग थे जो हिंसा के खिलाफ थे और अहिंसा के पुजारी थे, पर आज के समय में बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा अहिंसा के मर्म को समझता है। तो फिर वो लोग अपना अस्त्र शस्त्र वहाँ जमा कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें बड़ा अचंभा होता है यह देखकर कि जब वो ये कहते हैं कि ठीक है, हमें रहने और खाने के लिए कोई पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे, तो बहुत आश्चर्य होता है। फिर उन्हें बताया जाता है कि भारत में यह बहुत सामान्य सी परंपरा है कि अतिथि को देवता समझा जाता और देवता से कुछ नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत महत्व बताया गया है। कि इसके अलावा आप देखेंगे कि नेचुरल सराउंडिंग्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है कि जैसे हवा है, एयर है, तो वो यदि हवा के लिए कोई पैसे नहीं लेता, पेड़ है तो वो अपनी छाया के लिए कोई पैसे नहीं लेता, कुछ और चीजें हैं तो वो किसी चीज के लिए, नेचुरल सी कुछ चीजें हैं तो वो उसके लिए कोई पैसे नहीं लेती। तो भारत का ये समाज जो है ये कुछ नेचुरल तरीके से ढला हुआ है, इसीलिए हम यहाँ अतिथि को जब ये सुविधाएं प्रदान करते हैं तो हम उनसे कुछ भी मूल्य नहीं लेते, उसका कुछ भी मूल्य नहीं लेते, क्योंकि अतिथि जो है वो हमारे लिए देवता के समान है। बापू के रामराज्य में अतिथि देवता के समान है और उनसे किसी भी तरीके का मूल्य नहीं लिया जाता। तो ये लोग बहुत चकित होते हैं और बताते हैं। और उसके बाद अब तीसरे दृश्य में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक खास बात जो मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी वो ये कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वो आएंगे तो जो दो स्त्री और पुरुष आए हैं वो अलग अलग वर्गीकरण है उनका, और वो अलग अलग चीजों का निरीक्षण करेंगे। पुरुष जो है वो उद्योग धंधे देखेंगे, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको देखेंगे, और महिला जो है वो शिक्षा और पारिवारिक जीवन के बारे में भ्रमण करके अध्ययन करेंगी। तो आगे चलते हैं और तीसरे दृश्य में देखते हैं कि क्या होता है। पुरुष कहता है कि हमें आप कहाँ ले आए, यहाँ क्या कोई संगीतशाला है? स्त्री कहती है, आहा कितनी मधुर झंकार। पथ प्रदर्शक कहता है, यानी कि जो उन्हें वहां पे लेके गया है, वो कहता है संगीतशाला नहीं, यह तो श्रमशाला है, जिसे पहले कारखाना कहा जाता था। पहले हम कारवार पर जोर देते थे, अब श्रम को महत्व दिया जाता है। पुरुष कहता है, कारखाने में संगीत? पथ प्रदर्शक, श्रम और संगीत में प्रारंभ से ही अविच्छेद संबंध रहा है। श्रम और संगीत के बीच। तो जो पुरुष है उसे बहुत आश्चर्य होता है कि कारखाने से भला संगीत की आवाज कैसे आ रही है। तो पथ प्रदर्शक कहता है कि श्रम का और संगीत का आरंभ से ही अविच्छेद संबंध रहा है, यानी कि श्रम को संगीत के साथ अलग नहीं किया जा सकता। कि जब हम आ रहे हैं इस युग में, यानी कि 2051 में, इससे पहले उसे कारखाना कहा जाता था और काम पर अधिक जोर दिया जाता था, कार्य पर अधिक जोर दिया जाता था। अब हमें श्रम का महत्व पता चला है। श्रम पे इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है श्रमशाला और कार्यशाला, कारखाने में, कि कारखाने में काम पे जोर दिया जाता था, उसमें और किसी भावना की कदर नहीं की जाती थी। लेकिन बापू के सपनों की जो ये श्रमशाला है, यहाँ श्रम का महत्व है और यहाँ किसी तरह की बंदिश नहीं है। तो पथ प्रदर्शक कहता है कि संगीतशाला नहीं, यह तो श्रमशाला है, जिसे पहले कारखाना कहा जाता था। पहले हम कारोबार पर जोर देते थे, अब श्रम को ही महत्व देते हैं। पुरुष को आश्चर्य होता है कि कारखाने में संगीत। तो पथ प्रदर्शक कहता है कि श्रम और संगीत में प्रारंभ से ही अविच्छेद संबंध रहा है ना। संगीत की उत्पत्ति ही श्रम से हुई है। हमारी स्त्रियां प्रारंभ से ही चक्की पीसते समय, धान कूटते समय गाती रहती हैं। हमारे मछुए नाव खेते समय, हमारे शिल्पी बड़ी बड़ी शहतीर उठाते समय भी गाते रहे हैं। किंतु ज्यों ज्यों हम तथाकथित सभ्य होते गए, श्रम से संगीत को अलग करते गए। फल यह हुआ कि आज मेहनत एक खटंत क्रिया हो चली है, उबाने वाली, थकाने वाली, अकाल वृद्ध बनाने वाली। अब फिर से हमने श्रम को संगीत के साथ नत्थी करके काम को खेल बना दिया है। तो आप एक ऐसे श्रमशाला
की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे किसी तरीके की बंदिश नहीं है और आप अपने काम को एंजॉयमेंट के साथ करते हैं, खुशी के साथ करते हैं। तो उदाहरण ये देते हैं कि पहले जैसे लेडीज होती थी, पहले की जो महिलाएं होती थी, वो चक्की चलाते समय जैसे दो महिलाएं मिलकर चलाती थी, तो आपस में बात कर रही हैं और आपस में गाना वाना साथ में गीत नाद जिसे कहते थे वो गाते हुए उस काम को करती थी। ठीक इसी तरह ढेकी चलाते हुए भी वो गाना गाती थी। इसके अलावा आप देखें कि जो खेवरहार होते थे, जो नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते थे, आपको ध्यान होगा कि वो भी गाना गाते थे, हैया रे हैया रे हैया। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए 2051 की श्रमशाला का गठन किया गया है, जहाँ पे श्रम को संगीत के साथ नत्थी कर दिया गया है, यानी कि जोड़ दिया गया है, जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ जो श्रमशाला में लोग काम कर रहे हैं वहाँ श्रम का महत्व है। जब लोग श्रम का महत्व समझते हैं और उनके ऊपर किसी तरीके की बंदिश नहीं होती है, तो वो अपने काम को बहुत ही खुशी से करते हैं। वो अपने काम को गाते हुए करते हैं, नाचते हुए करते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा फर्क है जो श्रमशाला को कार्यशाला से यानी कि कारखाने से अलग करता है। तो पुरुष कहता है कि पहले हमें कार्यालय में ले चलिए, वहां मैनेजर से कुछ बातें करके तब भीतर चलेंगे। पथ प्रदर्शक कहता है अब हमारी कार्यशालाओं में किसी मैनेजर की आवश्यकता नहीं रह गई है। प्रारंभ में हमने प्रबंधक रखा था क्योंकि उस समय तक हम में पुरानी आदतें थी जो हमें कामचोर बनाती थी, किंतु धीरे धीरे वह आदत दूर हो गई। अब तो लोग स्वयं श्रमशाला में उसी प्रकार आ जाया करते हैं जैसे पहले सिनेमा घरों में खुशी खुशी जाते थे। पुरुष कहता है तो वेतन आदि का निर्णय कैसे करते हैं आप लोग? उसे बहुत अचंभा हो रहा है, एक के बाद एक वो ऐसी चीजें देख रहा है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी देश में, और भारत में वो हो रही है। ये काल्पनिक भारत है, 2051 का भारत है, गांधी जी के राम राज्य का स्वप्न है, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीजें वास्तविकता में हो रही है, जिसे देख के वो अचंभित हो रहा है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ पे लोगों से पैसे नहीं लिए जाते खाने के और रहने के, अतिथि को देवता समझा जाता है। यहाँ पे कारखाने में लोग खुशी खुशी आते हैं काम करने के लिए, टाइम का कोई ऐसा लिमिट नहीं है, वो देर रात तक भी काम करते हैं, उन्हें ये छूट है कि वो गाना गाते हुए काम कर सकें। यहाँ पे कोई मैनेजर नहीं है जो इनको ऑब्जर्व कर सके कि भाई कोई बंदा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये एक अद्भुत सी चीज थी जिसने उसे बहुत प्रभावित किया। तो इसीलिए उसे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि यदि प्रबंधक नहीं है, मैनेजर नहीं, तो वेतन आदि का निर्णय आप लोग कैसे करते हैं, ये पूछ रहा है। तो पथ प्रदर्शक बताता है वेतन कौन दे और किसको दे? समाज की श्रमशाला है, समाज उसके फलों का उपभोक्ता है। अपनी शक्ति के अनुसार सभी श्रम करते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार सब उपयोग करते हैं। यानी जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना लेता है, उतना ही लेता है, जरूरत से ज्यादा कोई लेता नहीं है। समाज की चीज है, समाज के लिए काम करते हैं, समाज के लिए उत्पादकता होती है, प्रोडक्शन जो है वो समाज के लिए है, सब मिल के काम करते हैं, तो कोई ज्यादा नहीं लेता, जिसकी जितनी जरूरत है उतना ही लेता है। तो स्त्री कहती है, स्त्री जो अब तक चुप थी वो कहती है किंतु कितने ही देशों में तो यह प्रयोग असफल हुआ। पथ प्रदर्शक कहता है क्योंकि उन लोगों ने दबाव और जोर से काम लेना चाहा। बापू की कर्म विधि तो अंतः प्रेरणा के जगाने पर निर्भर होती है, हमने उनकी विधि अपनाई, हम सफल हुए। हाँ, एक और बात, स्त्री कहती है, क्या? पथ प्रदर्शक कहता है कि बापू बड़े बड़े कारखानों के विरुद्ध रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों में मशीन ऊपर रहती है, आदमी उसके नीचे कुचलता रहता है, इससे मनुष्यता विकास नहीं कर पाती। फलतः मनुष्य और मशीन में द्वंद्व रहता है, उत्पादन में त्रुटि होती है। फिर एक बड़े कारखाने के बंद होने से देश भर में हाहाकार मच जाता है। अतः हमने छोटी छोटी श्रमशालाएं ही बनाई है, जहां हर आदमी को पहचान सके, अपना सके, अपना भाई बना सके, और यदि एकाध श्रमशाला में उत्पादन कम भी हुआ तो देशव्यापी कुप्रभाव नहीं पड़ सके। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात कही गई है, जहाँ मार्क्स की भी चर्चा करना चाहूंगी कि मार्क्स का भी यही कहना था कि कारखाने में क्या होता है, व्यक्ति और व्यक्ति में संबंध नहीं रह जाता, व्यक्ति समाज से दूर हो जाता है। और गांधी जी भी यहाँ यही कह रहे हैं। हालांकि गांधी जी में और मार्क्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन अभी वहां पे नहीं जाके मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि बड़े बड़े कार्यशालाओं में क्या होता है, बड़े बड़े कारखानों में व्यक्ति का महत्व नहीं रह पाता और उसकी मानवीयता विकसित नहीं हो पाती।
क्योंकि हर व्यक्ति उत्पादन में लगा होता है और एक डेडलाइन होता है जिसमें कितना काम करना है वो करके देना है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि लोगों का आपसी संबंध भी खराब हो जाता है। श्रमशालाओं में ऐसा नहीं है। यही वजह थी कि वो बड़े बड़े कारखानों के विरुद्ध थे। नेहरू जी में और गांधी जी में भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि नेहरू जी बड़े बड़े कल कारखाने स्थापित करना चाहते थे और गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्हें ऐसा लगता था कि छोटे कुटीर उद्योग जैसे होते हैं ना, वैसे स्टैब्लिश किए जाए, जहाँ पे हर व्यक्ति एक दूसरे को पहचाने और लोगों के बीच जो मानवीय संबंध है उसका विकास हो सके, क्योंकि असली में तो वही चीज है जो रह जाती है। तभी भोपू के बजने की आवाज आती है तो स्त्री कहती है, अरे क्या कारखाना बंद होने जा रहा है? आह, हम इस अलौकिक प्रयोग को देख न सके। पुरुष कहता है, हाँ, इस विचित्र प्रयोग को हम अपनी आंखों से देखना चाहते थे। तो पुरुष कहता है, हाँ, इस विचित्र प्रयोग को हम आंखों से देखना चाहते थे महाशय। पथ प्रदर्शक कहता है, भोपू तो बच गया, किंतु जल्द निकलता कौन है? काम को तो हमने खेल बना दिया है। बच्चे क्या खेल के मैदान को जल्द छोड़ते हैं? 3 बार ऐसा भोपू बजेगा तब कहीं जाकर श्रमशाला खत्म होगी। संगीत का स्वर तेज हो जाता है। सुनिए, भोपू के तेज होते ही संगीत कितना ऊंचा हो गया। चलते चलते थोड़ा और श्रम, थोड़ा और संगीत। स्त्री, तो हम तेजी से चलें? पुरुष, हाँ हाँ, तेजी से ही। तो आप देख सकते हैं कि इस दृश्य में श्रम के ऊपर कितना महत्व दिया गया है, जो कि बापू की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा थी, जिसके आधार पर श्रमशालाएं गठित की जानी थी। और इसमें यही कहा गया है कि श्रम को जब संगीत के साथ जोड़ दिया जाए, व्यक्ति को किसी बंदिश में नहीं बांधा जाए तो, और उसे फ्री छोड़ दिया जाए, तो वो अपना काम ज्यादा बेहतर तरीके से करता है। तो बापू की ये श्रमशाला जो है, बापू के राम राज्य की ये श्रमशाला जो है, ये ताले से बंद नहीं होती, ये समय से बंद नहीं होती। यहाँ भोपू एक बजता है, पर उस भोपू से भी कोई नहीं निकलता। ज्यों ज्यों भोपू तेज होता है, वैसे वैसे संगीत भी, जो श्रमजीवी है उनका संगीत भी तेज होते चला जाता है। और अपनी खुशी से कोई देर तक भी काम करता है, क्योंकि देर तक वो काम करते हुए अपना गाना भी गा रहा है, काम भी कर रहा है, किसी तरीके के बोझ में दबा हुआ नहीं है। जो स्त्री ने एक बात उठाई कि दूसरे देशों में ये सफल नहीं रहा, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कि दूसरे देशों में सफल नहीं होने का ये कारण था कि वहाँ पे दबाव से काम लिया जाता है। और आज भी आप देखेंगे, आज 2024 की बात कह रही हूँ, आज भी ऐसा ही कुछ है। ये सचमुच ही बड़ा अच्छा हो यदि श्रमशाला को संगीत के साथ जोड़ दिया जाए और किसी तरीके का कोई टारगेट इस तरह का नहीं हो कि ये टारगेट देना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, और लोगों को खुशी से अपना काम करने दिया जाए, तो क्या ही अच्छा हो। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा दृश्य समाप्त होता है। नमस्कार, मिलते हैं राम राज्य एकांकी के चौथे दृश्य के साथ अपनी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मेरे यात्रा में सहभागी बनने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कृपया सब्सक्राइब कीजिए और यदि हो सके तो शेयर कीजिए, क्योंकि साहित्य का विकास सिर्फ इससे नहीं होगा कि मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ लूँ और इस वीडियो को अपलोड कर लूँ। शायद कुछ लोग देख लें, शायद तब तक भी इसका विकास नहीं होगा जब तक ये आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा। तो जितना संभव हो सके प्रेषित कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल आज आप लोगों के समक्ष साहित्य की एक ऐसी विधा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसे एकांकी कहते हैं। और हम दरअसल रामवृक्ष बेनीपुरी जी के एकांकी, जिसमें 4 एकांकी, जिसमें कि संकलन है 4 एकांकियों का, उसमें से राम राज्य का पठन और वाचन कर रहे थे, जो कि एक रेडियो रूपक है। तो इसके 3 दृश्य का तो हम पठन और वाचन कर चुके हैं और आज मैं प्रस्तुत हुई हूँ राम राज्य का चौथा दृश्य लेकर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं। जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें 2051 का एक काल्पनिक दृश्य है। तो 2051 में गांधी जी के राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और इसके बारे में इतनी शोहरत है जिसे सुनकर
एक शिष्टमंडल आया है जिसका हिस्सा एक स्त्री और एक पुरुष है, जो ये जानना चाहते हैं कि दरअसल भारत में जो इस राम राज्य की स्थापना हुई है, इसी स्वरूप के एक राज्य की स्थापना दक्षिणी ध्रुव पर भी की जानी है, और इसीलिए ये पता करने के लिए आते हैं। तो पिछले दृश्य में हमने देखा था कि इन्होंने श्रमशाला का भ्रमण किया था, और जैसा कि तय था कि पुरुष जो है वो श्रमशाला का भ्रमण करेंगे और स्त्री जो है वो बच्चों की पाठशाला का भ्रमण करेंगी, तो इसीलिए ये तय हो चुका था। तो श्रमशाला का भ्रमण करने के पश्चात अब बारी थी बच्चों की पाठशाला का भ्रमण करने की। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। चौथे दृश्य में बच्चों का कलरव सुनाई पड़ता है। एक बच्चा कहता है, देखो देखो मेरे गुलाब में यह कितना सुंदर फूल खिल आया है, इसका रंग है गुलाब का और गंध रजनीगंधा की, कैसा कमाल किया है मैंने। दूसरा बच्चा, इधर देखो, क्या ऐसा आलू तुमने देखा है, मैंने इसके लिए खास खाद बनाई थी, गुण टमाटर का, स्वाद नाशपाती का। तीसरा बच्चा कहता है, अरे भाई दोनों इधर आओ और देखो मेरी यह पुस्तक धारिणी, इस पर पुस्तकें फेंक भी दो तो अपने आप ही पंक्तियों में सज जाती हैं, कैसी कारीगरी की है मैंने। शिक्षक कहते हैं, बच्चों अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा आध्यात्मिक ज्ञान भी तो ले लो। सब बच्चे कहते हैं, आया गुरुदेव। तो इस दृश्य में हम देखेंगे कि किस तरीके से बच्चों के पढ़ाई का जो तरीका है वो पूर्णतया बदल गया है। वो अब सैद्धांतिक सिर्फ नहीं रह गया है बल्कि प्रायोगिक भी हो गया है, और बच्चे अपने अपने प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं, और इस प्रोजेक्ट में शिक्षक जो है वो एक सहायक की भूमिका निभाता है। तो गुरुजी के बुलाने पे, शिक्षक के बुलाने पे सारे छात्र उनके पास पहुंचते हैं, और गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, प्रायोगिक ज्ञान तो तुमने ले लिया, अब थोड़ा सा सैद्धांतिक ज्ञान भी ले लो। स्त्री, पुरुष और पथ प्रदर्शक का प्रवेश। स्त्री कहती है, क्यों महोदय, यही आपकी पाठशाला है। शिक्षक, हाँ यही हमारी पाठशाला है। शिक्षक, हाँ यह हमारी पाठशाला ही तो है। पुरुष, यह पाठशाला है या उद्योगशाला। शिक्षक कहते हैं, यूं समझिए तो पाठशाला, उद्योगशाला और प्रयोगशाला तीनों एक साथ। बापू ने शिक्षा का यह नवीन प्रयोग प्रारंभ किया था जिसे वह मौलिक शिक्षा पद्धति कहते थे। बच्चों का सबसे पहला काम होता है दूध पीना, फिर खेलना। भोजन के साथ खेल को जोड़ दीजिए और फिर इन दोनों का संबंध शिक्षा से कर दीजिए। बस शिक्षा का यह मूल सूत्र पकड़कर हम आगे बढ़ते हैं, इसी से यह मौलिक शिक्षा कहलाती है। स्त्री कहती है कि आपके राम राज्य की सब चीजें ही विचित्र है, क्या मैं इन बच्चों से बात कर सकती हूँ। शिक्षक कहते हैं कि हाँ, शिक्षा पद्धति में भी काफी बदलाव हो गया है। जैसे कि पहले सिर्फ पुस्तक से पढ़ाई की जाती थी, अब ऐसा नहीं है, क्योंकि बापूजी की बेसिक शिक्षा पद्धति यानी कि मौलिक शिक्षा पद्धति में सभी चीजों का समन्वय किया गया है। इसमें कुछ इस तरीके की शिक्षा दी जाती है जिसमें बच्चे हाथ से भी कुछ कार्य कर सके। तो एक तरह से शिक्षा का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, एक तरह से जो शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, वो सिर्फ एक पक्ष का विकास करके नहीं होगा कि बच्चे सिर्फ पढ़ लें, बल्कि उनके साथ ही साथ उनमें कुछ कार्य क्षमता भी आनी आवश्यक है, और साथ ही साथ सोल यानी कि आत्मा का भी विकास होना आवश्यक है। यानी जब किसी भी बच्चे का, यानी कि जब छात्रों का बॉडी, माइंड एंड सोल, इन तीनों का ही विकास होता है, तभी वह पूर्ण शिक्षा कहलाती है। और बापू के राम राज्य में इसी तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है। काल्पनिक समय है 2051 का और आज चल रहा है 2024, पर आप देख सकते होंगे कि आज की शिक्षा में भी काफी कुछ इन चीजों का समन्वय किया गया है, और बच्चों को बहुत सारा काम इस तरीके का दिया जाता है जो वो सिर्फ अपने से, शिक्षक के मात्र सहयोग से, शिक्षक के गाइडेंस से कर सके। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट वर्क करके बच्चों का पूर्ण रूप से विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। तो उनकी शिक्षा पद्धति भी यही थी, मौलिक शिक्षा पद्धति या बेसिक शिक्षा पद्धति, गांधी जी की। तो स्त्री जो थी साथ में, उन्हें बड़ा आश्चर्य लगता है कि आपके राम राज्य की हर चीज ही विचित्र है। यानी श्रमशाला को यदि देखें तो उसमें भी संगीत का समावेश कर दिया है, या स्कूल को यदि देखें, पाठशाला को यदि देखें तो पाठशाला में भी संगीत को जोड़ दिया गया है शिक्षा के साथ, और इन दोनों को फिर भोजन के साथ जोड़ दिया गया है। तो कोई सा भी चीज भारी सा नहीं लगता, कोई सा भी चीज बोझिल नहीं लगता। तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें बहुत ही सरलता से और नैसर्गिक रूप से चल रही हैं, बहुत ही नेचुरली चल रही हैं। शिक्षक कहते हैं क्यों नहीं,
क्योंकि स्त्री कुछ बच्चों से बात करना चाहती थी, कुछ छात्रों से बात करना चाहती थी, तो शिक्षक से पूछती है कि क्या मैं बच्चों से बात कर सकती हूँ? तो शिक्षक कहते हैं क्यों नहीं बात कर सकते? फिर वो एक बच्चे को बुलाते हैं कि रामू इधर आ जाओ। तो रामू नाम का वो बच्चा आता है और वो महिला उससे बात करती है। स्त्री पूछती है आप किस वर्ग में पढ़ रहे हैं? बच्चा वर्ग? वर्ग क्या है? बापू के समाज में वर्ग? स्त्री शिक्षक से यह बच्चा क्या कह रहा है? क्या यहाँ पाठशालाओं में वर्ग नहीं रखे जाते हैं? शिक्षक कहते हैं कि नहीं श्रीमती जी, और बच्चों से कहते हैं कि रामू यह जानना चाहते हैं कि तुम क्या सीख रहे हो। शिक्षक कहते हैं कि नहीं रामू, दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि तुम क्या सीख रहे हो। वर्ग से इनका तात्पर्य है कि तुम सीख क्या रहे हो। स्त्री को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पर बच्चों की पाठशालाओं को वर्गों में नहीं बांटा गया है, अर्थात किसी तरह की कक्षा नहीं है, किसी तरह का क्लास नहीं है, किसी तरह का सेग्रीगेशन नहीं है। तो यहाँ पे एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जुड़ा है जिसकी चर्चा करना नितांत आवश्यक है। कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब हम वर्गों में बांट देते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 9वीं कक्षा, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम एक तरह का सेग्रीगेशन करते हैं और बच्चों को एक साथ मिलके काम करने से रोकते हैं। तो उनका ये कहना है कि इस तरीके से हमारे यहाँ वर्गों में नहीं बांटा जाता है। तो शिक्षक ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके से वर्गों में नहीं बांटा जाता है, बल्कि हम लर्निंग पे जोर देते हैं और हमारा तात्पर्य और हमारा उद्देश्य सीखना रहता है कि हम किस तरीके से सीखें। यह फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे किस वर्ग में हैं, बल्कि ये फर्क पड़ता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। बच्चा जो है वो बच्चा कहता है, बच्चा उस स्त्री के प्रश्न का जवाब देता है कि जमीन और बीज के भेदों को समझ चुका हूँ, अब मौसम के भेद से जमीन और बीज के भेद के बारे में प्रयोग कर रहा हूँ। क्या ऐसा गेहूं नहीं बनाया जा सकता जो धान के मौसम में? कहते कहते स्त्री जो होती है उसे रोक देती है और कहती है रहने दो बच्चे, मैं समझ गई। बच्चा कहता है नहीं नहीं, मैं और भी सीख चुका हूँ, मैं ऐसी कुर्सी बनाने में लगा हूँ जो बैठते ही मनचाही दिशा में पहुंचा दे। स्त्री रहने दीजिए, मैं समझ गई। धन्य है आपके शिक्षक जिन्होंने ऐसे छोटे बच्चों में इतना ज्ञान भर दिया है। बच्चा शिक्षक? शिक्षक किसे कहते हैं? स्त्री तो उन्हें आप क्या कहते हैं? स्त्री को फिर से बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ शिक्षक को शिक्षक नहीं कहा जा रहा है, स्कूल में पाठशाला में कोई वर्ग नहीं है और बच्चे बस सीख रहे हैं। तो उन्हें बच्चा जब आश्चर्यचकित होता है कि शिक्षक किसे कहते हैं, तो स्त्री कहती है तो उन्हें आप क्या कहते हैं? तो शिक्षक बताते हैं कि श्रीमती जी, हमारे यहाँ शिक्षक नहीं होते। शिक्षक वह है, जैसा आपने कहा है, जो बच्चों में ज्ञान भरे। बच्चों में ज्ञान भरने का पेशा हमारे यहाँ नहीं रह गया है। हमें बच्चों में जो ज्ञान निहित है उसे उभारना भर है। इसीलिए जो लोग उन्हें इस कर्म में सहायता पहुंचाते हैं वे शिक्षक नहीं कहलाकर शिक्षा सहायक कहलाते हैं। शिक्षक शब्द हमने जानबूझकर छोड़ दिया है क्योंकि सहायक शब्द से बच्चे सदा यह अनुभव करते हैं कि उन्हें स्वयं शिक्षित होना है, हमारा काम सिर्फ सहायता देना है। और इसके बाद संगीत का स्वर आने लगता है और आप देख रहे हैं कि आज के समय में ये कितना एप्रोप्रिएट है। गांधी जी की शिक्षा के प्रति जो ये अवधारणा है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों ही चीजों का विकास होना अति आवश्यक है। ठीक उसी तरह से शिक्षक की भूमिका के बारे में भी उनका यही मानना है कि शिक्षक जो है वो शिक्षक नहीं है। यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि शिक्षा जो है वो टीचर सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को ज्यादा महत्व दिया जाए और शिक्षक जो है वो सिर्फ सहायक के रूप में उपस्थित रहे। शिक्षक जो है वो सिर्फ सहायक के रूप में उपलब्ध रहे, क्योंकि बच्चों को हमें नई चीज सिखानी नहीं है, उनके भीतर ऑलरेडी वो चीज है और सिर्फ उन चीजों को उजागर करना है। और उन चीजों को उजागर करने में हम जो सहायता कर सकते हैं, तो ऐसे में शिक्षक शब्द एप्रोप्रिएट नहीं है, शिक्षक शब्द उचित नहीं है। उसकी जगह पर शिक्षा सहायक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संगीत का स्वर आने लगता है और बच्चा कहता है वह नया पाठ प्रारंभ हो रहा है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? स्त्री कहती है शिक्षण में भी आपने संगीत को प्रमुखता दे रखी है। शिक्षक श्रम के साथ संगीत और संगीत के साथ शिक्षण, शिक्षण और श्रम को जोड़ने वाली कड़ी तो संगीत ही है ना।
संगीत को बंद कर दीजिए, श्रम और शिक्षण दोनों नीरस, शुष्क और उबाने वाले बन गए। स्त्री, आपके यहाँ सब कुछ बहुत विचित्र है। तो आप देखेंगे कि सचमुच संगीत का कितना महत्व है आज के समय में, जब शिक्षा के साथ संगीत को जोड़ दिया जाए। ऐसे भी आप ध्यान दीजिए कि शिक्षा में जो टाइम टेबल बनता है वो उसमें लाइट सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं। यदि हम बच्चों को सिर्फ मैथ्स और साइंस पढ़ाएंगे तो वो तो एक मशीन बन के निकलेंगे, कंप्यूटर बन के निकलेंगे। यदि हम उन्हें साहित्य नहीं समझाएंगे, यदि हम उन्हें संगीत नहीं समझाएंगे तो उनका लाइफ तो बहुत रोबोटिक हो जाएगा। उनके भीतर जो भावनाएं हैं वो कैसे जगेंगी। तो इस चीज को जगाने के लिए बहुत जरूरी है कि संगीत को शिक्षा में एक अहम स्थान दिया जाए, ताकि ऐसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को कि वो यदि मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ सॉल्व करते समय गाना लगा लेते हैं। कई बार ये बहुत विरोधाभास सा आपको लगता होगा कि गाना बजाने से सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, पर दरअसल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस तरीके से उनकी एक रस्ता खत्म होती है और वो शिक्षण में इस संगीत के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा तेज गति से और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते। तो इस तरीके से ये चौथा दृश्य समाप्त हुआ और अब राम राज्य में सिर्फ 2 दृश्य बच गए हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले दृश्य में, 5वें दृश्य में, अगली वीडियो में। और मैं सभी वीडियो में अभी तक जो 4 मैंने पढ़ा है, इन सभी में प्रीवियस वीडियोस की लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप चाहें तो एक साथ सारे देख सकें। और जब आप एक साथ देखेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब हम साहित्य पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं पॉडकास्ट की सहायता से, तो भी हम उसमें कहीं ना कहीं खो जाते हैं। और यदि हम ब्रेक कर करके पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें एक तन्मयता भंग होती है। तो कोशिश कीजिए कि वक्त निकाल के साहित्य को सुने और देखें। यदि सभी पार्ट को आप एक साथ देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आगे जानने की उत्सुकता भी रहेगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ आप लोगों से और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्या आपको ये पसंद आता है कि मैं आप लोगों के समक्ष साहित्य की अलग अलग विधा लेकर आती हूँ? और यदि हाँ, तो कृपया सहयोग कीजिएगा। सहयोग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि फिर से वही बात कि मैं सिर्फ अकेले पढ़ के इसका विकास नहीं कर सकती। कुछ लोग देखेंगे तो इसका विकास नहीं हो सकता। आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिचितों को प्रेषित कीजिए वीडियो। और क्योंकि बहुत अच्छा माध्यम है, जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये एक रेडियो रूपक था, यानी रेडियो पे सुनाया जाता था, और अब तो पॉडकास्ट का भी समय आ गया है। तो कितना आसान है इसे सुनने, आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप सोते समय इसे लगा लीजिए और तब सुनिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। साहित्य के साथ कुछ समय बिताइए, साहित्य के प्रसार में सहयोगी बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। नमस्कार, समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल राम राज्य का पठन और श्रवण कर रही थी, जो कि एक रेडियो रूपक है। और 4 दृश्य हमने पढ़ लिए हैं और आज मैं 5वां दृश्य लेके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। चौथे दृश्य में मैं आपको थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं कि तीसरे दृश्य में श्रमशाला का भ्रमण किया था एक स्त्री और पुरुष ने, जो कि दक्षिणी ध्रुव में एक विशेष प्रकार का समाज स्थापित करना चाहते हैं और जिसके लिए अलग अलग देशों में शिष्टमंडल गया है। भारत में जो शिष्टमंडल आया है उसमें एक स्त्री और एक पुरुष हैं और उन्होंने इस उद्देश्य से कि किस तरीके का समाज है और किस तरीके के समाज का गठन हम करेंगे, जिसमें शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जिसमें उद्योग कैसा होना चाहिए और जिसमें और भी चीजें किस तरह से होनी चाहिए, उसका एक जायजा लेने के लिए आए हैं। तो अभी तक इन्होंने तीसरे दृश्य में श्रमशाला का भ्रमण कर लिया है और चौथे दृश्य में पाठशाला का भ्रमण कर लिया है। अब 5वें दृश्य में क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक अनहद संगीत, वंशी का स्वर, कोयल की कूक। पुरुष कहता है कि आप हमें किस मायापुरी में लिए जा रहे हैं? स्त्री, हाँ, यह मायापुरी ही तो है। चारों ओर लहराते हुए खेत, कहीं फल फूल, कहीं बालियां।
बीच बीच में बगीचे, कहीं बौरों से लदे, कहीं फलों से लदे, हवा पराग से बोझिल, फिर यह अनहद संगीत, आहा। पथ प्रदर्शक कहता है, ओहो, आप कवि भी हैं। हाँ, हर स्त्री कुछ कवि होती है, किंतु यह मायापुरी नहीं, यह तो मायापुरी का पड़ोस है। मायापुरी तो देखिए वहां है, एक तरफ इशारा करता है। पुरुष कहता है, वह तो कोई नगर सा है। कौन सा नगर है? स्त्री, किंतु आप तो हमें गांव दिखलाने ले आए थे ना। पथ प्रदर्शक, वह गांव ही तो है। पुरुष, गांव है जहाँ के मकान यहीं से यूं चमक रहे हैं, शायद कोई नमूने का गांव बसाया है आपने। पथ प्रदर्शक, नहीं, हमारे सारे गांव ऐसे ही हैं। बहुत दिनों की बात है, हमारी बापू की एक शिष्या थी विलायत की। उन्होंने भारतीय गांव पर लिखा था कि जब रास्ता पकड़कर मैं चलती हूँ तो दुर्गंध से नाक फटने लगती है, तो मैं समझती हूँ कि मैं गांव के निकट आ गई। काश वह देवी आज होती। खैर, वह न सही, आप तो हैं। कहिए, आपकी नाक तो नहीं फट रही? मेरे तो, स्त्री कहती है कि मेरे तो नाक, कान और आंख सब तृप्त हुए जा रहे हैं। चलिए, हम जरा आपके गांव को निकट से देखें। तो पांचवें दृश्य में स्त्री और पुरुष आए हैं पथ प्रदर्शक के साथ, और पथ प्रदर्शक उन्हें गांव को दिखाने के लिए लाए हैं। और दूर से जो दिख रहा है बहुत चमकता हुआ सा, तो स्त्री कहती है कि हो सकता है ये आप लोगों ने कोई सैंपल बनाया हो कि इस तरीके का नमूने का गांव हो ये। पथ प्रदर्शक बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2051 का भारत है ये, बापूजी के स्वप्न का राम राज्य है ये। आज 2024 है, आज से भी आगे की बात है, काल्पनिक है। और उस काल्पनिक भारत में राम राज्य की स्थापना हो गई है, और वहाँ गांव जो बना हुआ है वो सैंपल का गांव नहीं है, बल्कि पथ प्रदर्शक ये बताता है कि ये गांव भी सैंपल वाला गांव नहीं है, नमूने का गांव नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ तो सारे गांव ही इसी तरह के बनते हैं, इसी तरह स्वच्छ। पथ प्रदर्शक बताते भी हैं कि गांधी जी के साथ उनकी एक शिष्या थी जो विलायत की थी, विदेशी थी। उन्होंने लिखा था कि जब मैं चलती हूँ और जहाँ से दुर्गंध आना शुरू होता है, नाक फटना शुरू हो जाता है दुर्गंध से, तो मैं समझ जाती हूँ कि मैं किसी गांव के निकट पहुंच गई हूँ। तो पथ प्रदर्शक कहते हैं कि काश वो आज होती तो वो देखती कि भारत का जो ये 2051 का गांव है वो वैसा गांव नहीं है जो पहले हुआ करता था, बल्कि ये बहुत ही साफ सुथरा स्वच्छ गांव है। फिर ये कहते हैं कि चलिए वो ना सही, आप तो हैं, आपकी कहीं नाक तो नहीं फट रही दुर्गंध से। तो स्त्री तो काफी आश्चर्यचकित हो रही है यहाँ की सारी चीजों को देखकर कि कितना दुर्लभ दृश्य वो देख पा रही है यहाँ पे। तो वो यही कहते हैं कि नहीं, मेरे तो नाक, कान, आंख सभी कुछ बहुत तृप्त हुआ जा रहा है, इतना सुंदर दृश्य है ये। कहती है स्त्री कि चलिए हम जरा निकट से आपके गांव को देखें, जो दूर से इतना खूबसूरत लग रहा है, जो दूर से इतना सुंदर लग रहा है, वो नजदीक से और कितना सुंदर होगा। पुरुष कहता है कि क्या सचमुच ये गांव है? पंक्तियों में बने ये सुंदर सुंदर मकान, बीच बीच में पतली सुथरी पगडंडियां, हर घर के सामने रंग बिरंगी फुलवारियां, और यह शायद बिजली भी। पथ प्रदर्शक, हाँ हाँ, बिजली ही तो है। बिजली खेतों को पटाती है, जोतती है, घरों को जगमग करती है, और चौके घर से सारी मनहूसियत को दूर रखती है। यह बिजली की कृपा है जिसने हमारे शहरों और गांवों के भेदभाव को सदा के लिए दूर कर दिया है। पुरुष कहते, किंतु गांधी जी तो ग्राम उद्योगों के पक्षपाती थे ना, फिर ये वैज्ञानिक साधन। पथ प्रदर्शक कहते हैं कि ग्राम उद्योग का पक्षपाती होने का अर्थ क्या वैज्ञानिक साधनों से असहयोग करना है? बापू ने रेल, मोटर, रेडियो, प्रेस सबका प्रयोग किया था। जहाँ विज्ञान मानवता को पीसता है, हम उसे दूर रखते हैं। विज्ञान को हमने विशाल उद्योगों के एकाधिकार से हटाकर ग्राम उद्योगों में जोत दिया है। उसने हमें स्वावलंबी बनने में प्रचुर सहायता की है। बापू का मूल मंत्र था स्वावलंबन। हर व्यक्ति स्वावलंबी हो, हर कुटुंब स्वावलंबी हो, हर गांव स्वावलंबी हो, और सारा राष्ट्र स्वावलंबी हो। चरखे के चलने की घर घर की आवाज आती है। अरे, क्या आप लोगों के घरों में आज भी चरखे चलाए जाते हैं? तो पथ प्रदर्शक कहता है कि क्या चरखे को हम कभी भूल सकते हैं, जिसने हमें स्वराज दिलाया, जिसको हमने अपने झंडे पर रखा? उसे भूल जाना तो अपने इतिहास को, अपने अस्तित्व को भूल जाना है। फिर बापू कहा करते थे कि चरखा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है, धुरी को छोड़ देंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? तो गांधी जी के विचार को बताते हुए पथ प्रदर्शक ये कहते हैं कि गांधी जी का तो सोच ही ऐसा था कि स्वावलंबन होना चाहिए।
फिर चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, यानी प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो, एक परिवार स्वावलंबी हो, एक कुटुंब स्वावलंबी हो और सारा राष्ट्र स्वावलंबी हो। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज में। तो ये राष्ट्र इस समय का जो है 2051 का वो स्वावलंबी राष्ट्र है। तभी चरखे की घर घर की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनकर स्त्री को लगता है कि अरे इतने समय आगे आ चुके हैं हम लोग, वक्त इतना गुजर गया है, तभी भी क्या आपके यहाँ चरखा चलाया जाता है? तो पथ प्रदर्शक बताते हैं कि बिल्कुल, चरखा तो हमारे इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग रहा है। हमारे इतिहास में चरखा को भूल जाना तो अपने इतिहास को भूल जाना होगा। इसीलिए हम चरखे को नहीं भूले हैं, क्योंकि चरखा हमारे संघर्ष का साक्षी रहा है, वो हमारे झंडे पर भी रहा है। तो चरखे को हमने आज भी घर घर में स्थान दिया है। पुरुष कहता है किंतु चरखा तो पुरान पंथिता का प्रतीक है। पथ प्रदर्शक, हमारे नए चरखे को देखिए तो कहिए, बापू ने 18वीं सदी के चरखे को 20वीं सदी के योग्य बनाया, हमने उसे 21वीं सदी के योग्य बना दिया है। हमारा एक चरखा पूरे परिवार को वस्त्र स्वावलंबी बना देता है। हम बापू के सपूत हैं ना। लड़कियों के हंसने की आवाज आती है। स्त्री, ओहो, इधर लड़कियां आ रही हैं, कितनी सुंदर। पुरुष कहता है तितलियों जैसी। तो पथ प्रदर्शक कहता है हाँ, रूप में तितलियां किंतु काम में मधुमक्खियां। हमारी स्त्रियां युगों से घरेलू कामों पर एकाधिकार रखती आई हैं, अब तो वे कृषि आदि उद्योग में भी हमारा हाथ बटाती हैं। पुरुष, तब तो आपके यहाँ भी स्त्री पुरुष में संघर्ष होगा। पुरुष के पूछने का ये तात्पर्य है कि जब स्त्रियां भी काम करती हैं और पुरुष भी वही काम कर रहे हैं, एक संघर्ष होना बहुत स्वाभाविक सी चीज है। तो क्या आपके यहाँ भी स्त्री और पुरुष के बीच संघर्ष होता है? तो पथ प्रदर्शक कहते हैं कि जी नहीं, जहाँ अधिकार की बात होती है वहाँ संघर्ष होता है। यहाँ तो कर्तव्य की बात है। हमारे शास्त्रों ने स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा है। सामाजिक और पारिवारिक कर्मों का आधा बोझ अपने ऊपर लेकर उन्होंने उसे सार्थक बना दिया है। हमारी नारियों का आदर्श माता कस्तूरबा है, इसे आप ना भूलें। वो कहते हैं कि संघर्ष तो बराबरी में होता है ना। पथ प्रदर्शक बताता है कि संघर्ष तो वहाँ होती है जहाँ अधिकार होता है, लेकिन यहाँ तो हम लोगों ने स्त्री और पुरुष के संबंध को कर्तव्य से जोड़ दिया है, और स्त्रियां जो है कर्तव्य के पालन के रूप में पुरुषों का साथ देती हो, तो संघर्ष फिर किस तरीके से होगा और क्यों होगा? स्त्री कहती है पूज्य बा, वह तो संसार की नारियों के लिए सदा नमस्य रहेंगी। पुरुष कहता है हाँ, एक बात, आपके यहाँ कुछ लोग जो हरिजन कहलाते थे, गांव में उनकी बस्ती किस तरफ है, जरा उधर तो चलिए। पथ प्रदर्शक हंसता है और कहता है आप सुदूर भूत की बात कर रहे हैं। बापू ने कहा था हमें एक वर्गहीन वर्णहीन समाज बनाना है, हमने वैसा ही समाज बना लिया है। हमारे यहाँ ना तो कोई धनी है, ना कोई गरीब, ना कोई कुलीन है, ना कोई अंत्यज। सब एक साथ रहें, सब एक साथ उपभोग करें और एक साथ राष्ट्र को बलवान बनाएं। इस प्राचीन आदर्श को हमने नए सांचे में ढाल दिया है। देखते नहीं, गांव के सारे घर एक से हैं। गांव के घर ही एक से नहीं है, हमारे हृदय भी एक हो चुके हैं। दूर से मृदंग और झांझ आदि का स्वर आता है। पथ प्रदर्शक ही बताते हैं कि दरअसल गांधी जी समाज में ऊंच नीच की भावना को समाप्त करना चाहते थे, और इसीलिए वो एक वर्गहीन वर्णहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, और उनके सपनों को पूरा कर लिया गया है 2051 के भारत में, जहाँ पे कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी अमीर नहीं है, कोई भी गरीब नहीं है। समाज में प्रोडक्शन होता है और उस प्रोडक्शन में सभी का हिस्सा बराबर होता है। सभी के घर एक से बने हुए हैं, और सभी के घर ही एक से नहीं बने हुए हैं, बल्कि सभी का हृदय भी एक हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि समानता की भावना को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है गांधी जी की विचारधारा में, और गांधी जी के स्वप्न के राम राज्य में उसे साकार भी कर लिया गया है। तो दूर से मृदंग झांझ आदि का स्वर आता है। स्त्री कहती है वह कोई उत्सव हो रहा है क्या? पथ प्रदर्शक हमारा हर दिन उत्सव का दिन है। उत्सव से हम दिन का प्रारंभ करते हैं और उत्सव से ही दिन की समाप्ति होती है। संध्या होने को आई, अब जनगृह में गांव के स्त्री पुरुष वृद्ध बच्चे सबके सब एकत्र होंगे। वहाँ नृत्य होगा, गान होगा, नाटक होंगे, प्रहसन होंगे, रेडियो लगा है, देश देश की वार्ताएं सुनी जाएंगी। फिर लोग खुशी खुशी अपने घर जाएंगे और सुख की नींद सोएंगे। पुरुष, कितना सुखी समाज बना रखा है आप लोगों ने।
यहीं बस जाऊं। मेरी तो ऐसी इच्छा होती है कि यहीं बस जाऊं। पथ प्रदर्शक कहता है, आप दोनों अपनी बात कह गए। पुरुष प्रतिस्पर्धी होता है, नारी आत्मसमर्पिणी। किंतु हम कहेंगे, आप जाइए और अपने देश में बापू के इस राम राज्य का संदेश दीजिए। पुरुष, अब हम वापस जाना चाहते हैं। क्या अपने राष्ट्रपति के दर्शन हमें करा सकेंगे आप? पुरुष कहता है कि अब हम वापस जाना चाहते हैं, क्या अपने राष्ट्रपति के दर्शन हमें करा सकेंगे आप? तो फिर से पथ प्रदर्शक कहता है कि राष्ट्रपति हमारे देश में अब नहीं होते। पति शब्द से ही प्रभुत्व सूचित होता है, हमने उसके बदले प्रमुख राष्ट्र सेवक शब्द रखा है। आप उनसे अवश्य मिलें, मिलकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। स्त्री, कौन से वह सौभाग्यशाली सज्जन हैं जिन्हें ऐसे राष्ट्र का प्रमुख सेवक होने का गौरव प्राप्त है? पथ प्रदर्शक कहते हैं कि जिस दिन बापू का अलौकिक बलिदान हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले उन्होंने प्रवचन दिया था कि मैं प्रसन्न तब होऊंगा जब गांव में हल जोतने वाला व्यक्ति राष्ट्र के राज्य सिंहासन पर बैठे। एक वैसे ही सज्जन हमारे प्रमुख राष्ट्र सेवक हैं और उन्होंने बापू की छत्र छाया में काम भी किया है। स्त्री कहती है, अरे तो उनकी क्या उम्र है? पथ प्रदर्शक, यही 120 वर्ष के लगभग। बापू की इच्छा थी वह 120 साल जिए, वह तो चल बसे, किंतु उम्र की यह धरोहर हमें दे गए। हमारे प्रमुख राष्ट्र सेवक उनकी इच्छा की पूर्ति कर सके हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की ही बात है। पुरुष, एक हल जोतने वाला व्यक्ति इस सर्वोच्च पद पर कैसे पहुंचेगा? क्या आपके यहाँ उम्मीदवारों में प्रतिद्वंदिता नहीं होती? पथ प्रदर्शक, हमारे यहाँ चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं होता। बापू क्या कभी किसी पद के उम्मीदवार हुए? तो भी वह हमारे सब कुछ थे। हमने वही पद्धति ली है। बापू की जयंती दिवस को हम उत्सव मनाकर लौटते हैं, तो इस पद के लिए किसी एक के लिए अपना मत डालकर, मत पाने के लिए कोई प्रचार करना तो हमारे यहाँ शिष्टता के प्रतिकूल समझा जाता है और हमारे राष्ट्र में कोई अशिष्ट नहीं, यह हमारा दावा है। स्त्री, सब कुछ विचित्र है आपके देश में, चलिए हम उनके दर्शन कर लें। इस दृश्य में आपने ये देखा कि यहाँ पे भारत में 2051 के भारत में चुनाव भी नहीं होते, राष्ट्रपति शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, क्योंकि पति जो है वो कहीं ना कहीं वर्चस्व का और अधिकार का प्रतीक होता है और इसीलिए पति शब्द को हटा दिया गया और उसके स्थान पे प्रमुख सेवक शब्द को वरीयता दी गई है। और भारत में कोई चुनाव नहीं होता। इनफैक्ट चुनाव के लिए वोट मांगने जाना कहीं ना कहीं अशिष्टता समझी जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये 5वां दृश्य समाप्त होता है। अगले दृश्य को लेकर मैं पुनः हाजिर होंगी। उम्मीद है आप मेरी इस यात्रा में सहभागी बनेंगे। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, सहयोगियों में प्रेषित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का मेरे साथ यहाँ तक चलने के लिए। नमस्कार, समस्त साहित्य सुधी जनों का स्वागत है मेरे चैनल के हिंदी मंच में। मैं नीलकमल श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित एकांकी राम राज्य का पठन कर रही थी आप लोगों के समक्ष। और इस यात्रा में मैंने गुजारिश की थी कि अंतिम पड़ाव तक मेरे साथ चलिएगा। तो जो लोग भी मेरी इस यात्रा में शामिल हैं उनको मैं ये बता दूं कि आज हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, यानी अंतिम दृश्य, 6ठा दृश्य। जिन लोगों ने कंटिन्यूअसली इन 5 दृश्य को देखा होगा या सुना होगा उन्हें कहानी के बारे में जानकारी होगी, पर जिन्हें नहीं जानकारी है उनके लिए मैं थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता दूं ताकि आप खुद को उस कहानी से जोड़ सकें। राम राज्य दरअसल गांधी जी के स्वप्न का भारत है। 2051 का ये एक काल्पनिक समय है जहाँ पे दक्षिणी ध्रुव से एक स्त्री और एक पुरुष आते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे एक उपनिवेश स्थापित करना चाहते हैं और उसकी सामाजिक आधारशिला कैसी होनी चाहिए, इसी के लिए एक शिष्टमंडल के रूप में अलग अलग देशों में लोग जाते हैं और उसी में से एक शिष्टमंडल भारत आया हुआ है 2051 में, यानी 2051 में। और उसके बाद वो देखना चाहते हैं कि ठीक है, यहाँ के स्कूल कैसे हैं, यहाँ के उद्योग धंधे कैसे हैं, यहाँ की पाठशालाएं कैसी हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद अब अंतिम पड़ाव में 6ठे दृश्य में क्या होता है ये देखने के लिए
चलिए पढ़ते हैं राम राज्य। मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि 5वें दृश्य में दरअसल क्या होता है कि सारा कुछ घूमने के बाद, यानी उद्योगशाला, पाठशाला वगैरह घूमने के पश्चात स्त्री और पुरुष ये गुजारिश करते हैं कि हमें आप अपने राष्ट्रपति जी से मिलवाइए। जो स्वागताधिकारी होते हैं उनको वे लोग कहते हैं कि हमें आप अपने राष्ट्रपति जी से यदि मिला सकें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो छठे दृश्य में हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। मोटर के भोंपू का शब्द। स्त्री कहती है नमस्कार, पुरुष भी कहते हैं नमस्कार, और राष्ट्र सेवक कहते हैं, राष्ट्र सेवक के पास ये लोग आए हुए मिलने के लिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब उन्होंने ये गुजारिश की थी कि हमें अपने राष्ट्रपति से मिलवाइए, तो उन्हें ये जवाब मिला था कि हमारे यहाँ अब राष्ट्रपति नहीं होते, क्योंकि हम उन्हें राष्ट्रपति कहते नहीं है, क्योंकि पति शब्द से कहीं ना कहीं अधिकार और वर्चस्व का भान होता है, इसीलिए उसकी जगह हम राष्ट्र सेवक शब्द का प्रयोग करते हैं। और छठे दृश्य में ये स्त्री और पुरुष राष्ट्र सेवक से मिलने आ चुके हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपति 2051 के काल्पनिक रूप से। तो राष्ट्र सेवक कहते हैं नमस्कार देवी जी, नमस्कार महोदय, आइए पधारिए। तो देख लिया हमारे बापू के राम राज्य को? पुरुष कहता है देख लिया, प्रसन्न हुआ। स्त्री प्रसन्न ही क्यों, हम तो विस्मय विमुग्ध हैं, और जो कसर थी उसे आपके दर्शन ने पूरा कर दिया। आप गांधी जी के साथी? राष्ट्र सेवक कहते हैं साथी नहीं, उनका अनुयायी। मैं तो तब 12-13 वर्ष का था। हाँ, ये आंखें धन्य है जिन्होंने उनकी सूरत देखी थी, और यह शरीर धन्य है कि यह उन्हें अर्पित था। देखिए यह। स्त्री ओहो। राष्ट्र सेवक, जब बापू ने 1942 में क्रांति का नारा दिया, मैं बच्चा ही था। एक थाने पर चढ़ाई हुई, उस पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए मैं बंदर की तरह उछलकर जा चढ़ा। नीचे से गोली दागी गई, उसी का यह चिन्ह। तो राष्ट्र सेवक के पास जब मिलने पहुंचते हैं तो अभिवादन वगैरह के बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि अच्छा, आप लोग जो आगंतुक हैं वो कहते हैं कि अच्छा आप उनके साथी थे, गांधी जी के साथी थे? तो उन्होंने बोला नहीं, साथी नहीं, मैं तो उनका अनुयायी था, यानी कि उनका फॉलोअर था। और ये आंखें बहुत धन्य है कि उन्हें देख पाई, और ये शरीर बहुत धन्य है कि हमारे देश सेवा के काम आ पाया। और फिर वो एक शरीर के ऊपर एक चिन्ह दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखिए, ये चिन्ह तब का है जबकि 1922 में गांधी जी के साथ मैं आंदोलन में शामिल था, और वहाँ एक थाने पर चढ़ाई हुई थी, और उस पर चढ़ के झंडा फहराना था, तो मैं ही वहाँ पे गया था और मैंने ही झंडा फहराया था। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा वैसे ही नीचे से गोली चला दी गई थी, जिसका दाग आज तक मेरे शरीर पे है। तो आपको याद होगा कि ये असहयोग आंदोलन के समय की बात है, और 1922 में आंदोलन जो है वो हिंसक हो गया था चौरी चौरा कांड में, और उसके बाद हिंसक होने के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। स्त्री कहती है उफ, कैसी यह बर्बरता। पुरुष, शासन का मोह हमसे क्या नहीं करा सकता है। राष्ट्र सेवक, इसीलिए बापू कहा करते थे सबसे अच्छा शासन वह है जिसमें कम से कम शासन किया जाए। आपने हमारे राष्ट्र में कहीं ऐसा देखा है जहां शासन का कोई दबाव आपको अनुभव करना पड़ा हो? धीरे धीरे हम शासन को समेट रहे हैं, और शायद उसका एकमात्र चिन्ह यह पद रह गया है जिसे देखकर मुझे सम्मानित किया गया है। स्त्री कहती है, अब लास्ट सीन में ये लोग, आपको पता है कि सारी जगह पे घूम के आने के बाद, उद्योग धंधों को देखने के बाद, वहां पे उद्योग धंधों में लोग इतने प्रफुल्लित होके काम कर रहे थे कि इन्हें बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि काम करते समय भी कभी ऐसा प्रसन्न हो सकता है कोई। ठीक उसी तरह जब वो स्कूल गए तो वो एक औपचारिक शिक्षा वाली स्कूल नहीं थी, बल्कि अनौपचारिक शिक्षा वाला स्कूल था, जहाँ बच्चे किसी क्लास में बटे हुए नहीं थे, किसी वर्ग में बटे हुए नहीं थे, किसी कक्षा में बटे हुए नहीं थे, बल्कि सब मिलके एक कार्यशाला की तरह वहाँ पे काम कर रहे थे, एक वर्कशॉप की तरह काम कर रहे थे। वो अपने हाथों से काम कर रहे थे और नई नई चीजें सीख रहे थे, और उस पाठशाला में रटने से ज्यादा सीखने पे जोर था। तो स्त्री और पुरुष जो थे तो पहले ही बहुत ही ज्यादा विस्मय विमुग्ध हो चुके थे सारी चीजों को देखकर। अब यहाँ पर जब ये राष्ट्र सेवक से मिलने आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर रहे हैं, अपना अनुभव वो साझा कर रहे हैं उनके साथ, और कहते हैं, तो स्त्री कहती है कि कोई सेना नहीं, कोई शासन नहीं, एक विचित्र समाज बना रखा है आप लोगों ने।
अविश्वसनीय लग रहा है उन्हें ये सब, क्योंकि जब वो उतरे थे एयरपोर्ट पे तभी भी वहां पे कोई गार्ड नहीं था, कोई सेना नहीं थी। तो इन्हें बहुत आश्चर्य लग रहा है कि ये कैसे देश में हम आए हैं जहाँ पे जो चीजें दूसरी देशों की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक होती हैं उनका यहाँ नितांत अभाव दिख रहा है। तो राष्ट्र सेवक कहते हैं कि किंतु यहाँ पहुंचने में, यानी कि ये यात्रा तय करने में, यात्रा वो नहीं जो मैं और आप कर रहे हैं सिर्फ पढ़ने और सुनने का, यात्रा वास्तविक यात्रा इस जगह पे पहुंचने का, यानी कि जब हमारा देश आजाद नहीं था उस समय से लेके देश आजाद हुआ और फिर गांधी जी के स्वप्न के भारत को बनाने की जो यात्रा थी, ये बहुत ही वक्त था। आप देख ही रहे हैं कि आज भी हम 2024 में हैं, जबकि इसमें जो कहानी वर्णित है, इस एकांकी में जो काल्पनिक कहानी वर्णित है वो दरअसल 2051 के भारत की है। तो राष्ट्र सेवक ये कहते हैं कि इसमें हमें काफी वक्त लगा, किंतु यहाँ पहुंचने में हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, काश उसे आप लोग जान पाते। जब बापू ने राम राज्य कहा, लोगों ने खिल्लियां उड़ाई, उन्हें खपती कहा, पागल बताया। हमें उनकी बात कुछ इतनी पागल की मालूम हुई कि हम बर्दाश्त नहीं कर सके। उफ, उनकी हत्या। पुरुष, हाँ, वह तो संसार भर के लिए एक दुखद घटना हुई थी। गांधी जी ऐसे संत को गोली से मारा, लेकिन क्षमा कीजिए तो पूछूं। राष्ट्र सेवक कहते हैं, क्षमा? आप क्या कह रहे हैं? ये आप सब कुछ पूछ सकते हैं। पुरुष, क्या धर्म का भेदभाव? राष्ट्र सेवक कहते हैं, बस बस रहने दीजिए। धर्म का भेदभाव तो बापू के रक्त से ही धुल गया। हाँ, जो उसका धब्बा सा बच गया था उसे भी हमने दूर कर दिया। यद्यपि उसमें प्रयत्न काफी करने पड़े। अब हमारे विश्वासों की विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता उसी तरह स्वाभाविक मानी जाती है जैसे मुखाकृति की विभिन्नता। कहावत भी है, मुंडे मुंडे मत भिन्न, यानी कि हर व्यक्ति का मत अलग होता है, मत विभिन्न होता है। इस मत विभिन्नता को यदि हम सामंजस्य के साथ सुलझा सकें तो हम सक्सेसफुल होते हैं, अदरवाइज तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो राष्ट्र सेवक भी कहते हैं कि इतना ज्यादा जो डाइवर्सिटी थी, जो विभिन्नता थी, उसे हमने अब समेट लिया है और हम मिलजुल के रहते हैं। उनका ये कहना है दरअसल कि जब तक आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते तब तक ही समस्या होती है। यदि आप किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो वो समस्या रह नहीं जाती। तो जब आपने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अलग धर्म, अलग भाषा, अलग जाति के लोग हैं, तो ये कुछ उसी तरह से जैसे कि सबकी मुखाकृति अलग अलग होती, दो लोग एक जैसे नहीं होते, हर व्यक्ति का चेहरा अलग होता है। तो जब आप ये स्वीकार कर लेंगे कि जिस तरह से हर व्यक्ति की मुखाकृति अलग है, हर व्यक्ति का चेहरा अलग है, ठीक उसी तरह से उसकी सोच भी अलग है, तब हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती। और हमारे उस समय के जो राष्ट्र सेवक हैं वो यही कह रहे हैं कि हमने इस विभिन्नता को समझ लिया है, अपना लिया है, स्वीकार कर लिया है। तो वो प्रश्न करते हैं कि किसी दो के चेहरे एक हैं, तो फिर हृदय और मस्तिष्क कैसे एक से होंगे? किंतु अलग अलग चेहरे रखकर भी हम सभी मानव हैं, कुटुंबी हैं, बाप हैं, भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बहन हैं, बेटी हैं, एक साथ रहते हैं, आनंद मनाते हैं। उसी तरह अलग विश्वास और विचार रखकर भी हम परस्पर प्रेम और आनंद से रह सकते हैं, रहते हैं। पुरुष कहते हैं कि धन्य है आप और धन्य है आपका देश, जहाँ एक ऐसा समाज प्रस्फुटित हुआ है जो संसार के लिए अनुकरणीय है। राष्ट्र सेवक कहते हैं, धन्य न हम हैं न हमारा देश है, धन्य है बापू जिनके चरणों का अनुसरण कर हम यहाँ पहुँचे हैं। स्त्री कहती है कि मैं तो अपने भाई बहनों से कहूंगी, बापू का पथ ही विश्व कल्याण का पथ है। हमें उसी ओर बढ़ना चाहिए जहाँ मानव का भेद नष्ट हो चुका है, जहाँ श्रम के साथ संगीत जुड़ा हो और संगीत के साथ शिक्षण, जहाँ बच्चे फूल की तरह स्वतः प्रस्फुटित होते हों और नारियां तितलियों की तरह सुंदरता रखकर मधुमक्खियों की तरह संचयशील हों, और सबसे बढ़कर जहाँ शस्त्र बर्बरता के चिन्ह माने जाते हों और शासन व्यक्तित्व के लिए बंधन। भला वह समाज अनुकरणीय ना होगा तो कौन सा समाज? राष्ट्र सेवक कहते हैं, आप तो कविता करने लगी। स्त्री कहती है, सत्य कविता का स्वप्न है। सत्य कविता का स्वप्न है। जिन्होंने इतने बड़े सत्य का स्वप्न देखा
क्या बापू से बढ़कर भी कोई कवि होगा? पुरुष कहते हैं, अपने देश की ओर से हम भी उनकी स्मृति में सर झुकाते हैं। नमस्कार बापू। स्त्री कहती है, नमस्कार बापू। पुरुष कहते हैं, तो हमें विदा की आज्ञा दीजिए। राष्ट्र सेवक कहते हैं, आप दोनों का पथ मंगलमय हो। तो ये वो नाटक है, आप देख सक रहे होंगे। मेरे ख्याल से इसमें उल्टा आ रहा होगा क्योंकि मैं नॉर्मल कैमरा यूज कर रही हूँ। श्री राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित 4 एकांकी में से उद्धृत एक एकांकी है राम राज्य, जिसका अभी हमने पठन और श्रवण किया और आज हमारा ये अंतिम पड़ाव था, अर्थात छठा दृश्य है। मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े रहे और जो पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस की लिंक डाल दी है, यानी कि दृश्य 1, दृश्य 2, दृश्य 3, दृश्य 4, दृश्य 5, ये सभी आपको एक जगह मिल जाएगा। तो यदि साहित्य के प्रति आपकी अभिरुचि है तो जरूर से देखिए, जरूर से सुनिए और साहित्य प्रसार में सहभागी बनिए। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में साहित्य की किसी और विधा के साथ। धन्यवाद।